आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इतिहास विषय से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनका संबंध पाषाण काल से है। हम अपनी पिछली क्लास में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पर चर्चा कर चुके हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से जहां इस अध्याय का एक बार पुनः रिवीजन होगा, वहीं दूसरी तरफ एग्जाम के दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जिनमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं? विकल्प मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और आमरी है। तो आप देख रहे हैं इसमें इस प्रश्न में कहा गया है कि वो कौन सा स्थल है जहाँ का सांस्कृतिक क्रम मुझे नव पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक दिखाई पड़ता है। तो इसका उत्तर जो है वो मेहरगढ़ है। कौन सा है? मेहरगढ़ है। तो हमें मेहरगढ़, और यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई और प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये। दूसरा देखा जाए, बोलन नदी के किनारे है। यहाँ से कृषि का प्रमाण प्राप्त होता है। किसका प्रमाण प्राप्त होता है? कृषि का। और कृषि में अगर आप देखें तो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों का प्राचीनतम उदाहरण हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। गेहूं के बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जब कृषि है तो आप देख रहे हैं कि अस्थायित्व भी हुआ इनके जीवन में, यहाँ के लोगों के जीवन में, और उस अस्थायित्व का स्पष्ट प्रमाण यहाँ से कच्ची ईंट के बने मकान से चलती है। किससे चलती है? तो कच्ची ईंट का बना हुआ मकान भी यहाँ से प्राप्त है। और कृषि इतने बड़े पैमाने पर अगर यहाँ पर हो रही है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार बनाया गया है। क्या बना गया है? अन्ना। तो अन्नागार का भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और कुछ जो अनाज हैं उनको रखने के लिए बर्तन का प्रयोग किया गया है जो चाक से निर्मित हैं। तो चाक से निर्मित बर्तन का प्राचीनतम प्रमाण भी आपको मेहरगढ़ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुपालन का प्रमाण भी यहाँ पर प्राप्त होता है। पशुपालन में आप देखें भैंस पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, बकरी, हड़प्पा में आप देख रहे हैं कुबड़ वाले बैल का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। और बकरी भी यहाँ से बकरी पाले जाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कब्र मिली हुई है जिनमें मानव के साथ बकरी को दफनाया गया है। खास बात है। तो आप देख रहे हैं कि मेहरगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक नवपाषाणिक महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन इसी स्थल से एक सांस्कृतिक क्रम दिखाई पड़ता है जो हड़प्पा सभ्यता तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर कहा जाए, हम देख भी रहे थे कि यहाँ से कुबड़ वाले बैल का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो रहा है। तो एक यहाँ देख रहे हैं कहाँ पर स्थित है ये? बोलन नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में। और कृषि के प्रमाण है। और याद करने के लिए जानिए कि जब कृषि है तो निश्चित तौर पर भवन भी मिल रहे होंगे, मकान। और आप देख रहे हैं कच्ची ईंट के आयताकार मकान यहाँ मिले हुए हैं। अन्नागार के प्रमाण है। चाक से निर्मित बर्तन के प्राचीनतम प्रमाण है। और आप पशुपालन के साथ एक विशेष तौर पर देखा जाए जो कब्र है, विशेष कब्र है मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए। इसके अलावा हम कालीबंगा के बारे में बात करें, कोटदीजी, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं। और प्राक हड़प्पा के बारे में बात करें तो आमरी। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि इस जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या है? मेहरगढ़ है। अब हम दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं।
निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? महागढ़ा, गुफकराल, चिरांद, लोहरादेव। तो यहां देखिए निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में, तो पहली बात तो मुझे विंध्य क्षेत्र में देखना है, विंध्य क्षेत्र में कौन सा स्थल है। तो विंध्य क्षेत्र से जो संबंधित स्थल है वो महागढ़ा है, और यह स्थल गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित कहां पर? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में स्थित है, प्रयाग के नजदीक भी है। यहां से हमें पशुबाड़ा का प्रमाण प्राप्त है। किसका? और यहां एक प्रकार की गौशाला है जिनमें 3 द्वार हैं। तो 3 द्वार वाली गौशाला कहां से प्राप्त है? गौशाला महागढ़ा से। यहां से हमें चावल और जौ की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और यहीं अगर उठाकर आप देखें तो एक गोलाकार झोपड़ी के भी प्रमाण प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हैं? झोपड़ी के प्रमाण, गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो महागढ़ा आप देख रहे हैं गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ से पशुबाड़ा का प्रमाण प्राप्त हुआ है। एक गौशाला प्राप्त है जिसमें 3 द्वार हैं। चावल और जौ की फसल के प्रमाण प्राप्त होते हैं, और गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वही चिरांद का संबंध देख रहे हैं बिहार से है। गुफकराल के बारे में कहा जाए तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, और यहाँ से गर्ता निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोहरादेव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण लोहरादेव से प्राप्त होता है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से चावल के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र में जो नवपाषाण युगीन स्थल है वो कौन सा है? महागढ़ा है। हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, और अब देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? शैलाश्रय का संबंध लंघनाज से स्थापित किया गया है, और लंघनाज गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। कहाँ से है? मध्य पाषाण काल से है। और यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अब शिकार करने लगे हैं, पशुपालन भी करते हैं, और कंदमूल फल भी खाते हैं। कंदमूल, और लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि हर जगह शैलाश्रय नहीं है, तो न होने के कारण इनकी प्रवृत्ति कहीं न कहीं पशुपालन, शिकार और कंदमूल खा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने की है। तो ये शैलाश्रय से इसका संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। लघु पाषाण काल का संबंध हम देख रहे हैं, माहदहा से स्थापित किया गया है। तो माहदहा आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, और यहाँ से बूचड़ खाने का प्रमाण प्राप्त है, और यहाँ से 13 नर कंकाल मिले हुए हैं, जिनके गले में हड्डी की बनी हुई माला है।
और यहीं से युगल स्त्री और पुरुष की समाधि भी प्राप्त है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लघु पाषाण काल माधा। तो माधा विशेष तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि हड्डी के बने हुए उपकरणों के लिए जाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका संबंध भी इससे स्थापित नहीं हो पा रहा है और ना ही इसका संबंध इससे स्थापित हो पा रहा है। लेकिन माधा प्रतापगढ़ में है। बूचड़ खाने का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होता है। नर कंकाल, यहाँ पर 13 नर कंकाल मिले हुए हैं जिनके गले में हड्डी की बनी हुई माला है। और यहीं से युगल समाधि भी हमें प्राप्त है। गर्ता चूल्हे का भी प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो माधा के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये स्थित कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। देखो अगर आ ही गया सी विकल्प में, बूचड़ खाने से संबंधित स्थल है। तो अभी बताया गया बूचड़ खाना कहाँ से मिला हुआ है, माधा में। और माधा में है तो लिखैया में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि लिखैया से 17 मानव कंकाल के प्रमाण प्राप्त हैं। अब चौथा है प्रस्तर उपकरण बनाने के कार्यशाला कहाँ से प्राप्त है, तो यह विकल्प सही है ईसमपुर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ प्रस्तर उपकरण बनाए जाने की कार्यशाला प्राप्त है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सही विकल्प क्या होगा, डी। जबकि अन्य जो विकल्प हैं उनके साथ उनका मिलान स्थापित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हैंडेक्स की खोज की। दक्षिण भारत में हैंडेक्स जो उपकरण है उसकी खोज किसने की, तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। और आप देख रहे हैं 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लोरम नामक स्थान से हैंडेक्स की खोज की गई, जो क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ था। खास बात यह थी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भवेत्ता के साथ साथ पुरातत्वविद भी थे। तो आप देख रहे हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट का संबंध पुरातत्ववेत्ता के साथ साथ भूगर्भविद भी हैं, या कहा जाए कि पुरातत्वविद भी हैं, भूगर्भवेत्ता भी हैं। और इन्होंने 1863 में मद्रास के निकट पल्लरम से हैंडेक्स, प्रथम हैंडेक्स प्राप्त किया, जो क्या था, स्फटिक अर्थात क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ था। तो यहाँ हमें इनके बारे में देखना है। डी टेरा पीटरसन का महत्वपूर्ण योगदान अगर देखेंगे तो सोहन संस्कृत के संदर्भ में है। वही डीएन वाडिया के बारे में आप जान रहे हैं, सोहन संस्कृत पर पहली बार काम करने वाले विद्वान डीएन वाडिया हैं। कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम महोदय को क्या कहा जाता है, पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है या पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हैंडेक्स की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे जुड़े हुए यह भी देखना है कि ये भूगर्भवेत्ता के साथ साथ पुरातत्वविद भी थे। और 1863 में उन्होंने मद्रास के निकट पल्लोरम नामक स्थान से क्वार्टजाइट का बना हुआ प्रथम हैंडेक्स उपकरण प्राप्त किया। तो यहाँ ये भी देखना है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृत की खोज की थी। डीएन वाडिया, बीडी कृष्णस्वामी, आरबी जोशी, डी टेरा पीटरसन। तो यहाँ पर हमें देखना है निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृत की खोज किसने की थी। तो खोज देखा जाए डीएन वाडिया ने की थी और इसीलिए डीएन वाडिया को सोहन संस्कृत का पितामह कहा जाता है। तो सोहन संस्कृत का पितामह किसे कहा जाता है, डीएन वाडिया को कहा जाता है। और आप देख रहे हैं डी टेरा पीटरसन ने जबकि इस क्षेत्र पे कई महत्वपूर्ण काम किए। तो हमें ये देखना है सोहन संस्कृत के बारे में बाद में। यहाँ पर डी टेरा पीटरसन ने
महत्वपूर्ण काम किए। और आगे इस पर अगर देखें हम तो यहाँ से हमें आवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और सूहन एक प्रकार की संस्कृत किसके बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल थे, उनमें एक स्थल है चौंतरा। इस चौंतरा स्थल को उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है, मिलन स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चौंतरा का संबंध किस संस्कृत से है, तो सोहन संस्कृत से है, जो कि उत्तर और दक्षिण की परंपरा का मिलन स्थल है। सोहन संस्कृत आप देख रहे हैं कि डी.एन. वाडिया ने इसकी भले से खोज की, लेकिन डी. टेरा पीटरसन ने इस संस्कृत के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण काम किए। और आप देख रहे हैं वहाँ से आवास और इस संस्कृत के विभिन्न प्रकार के केंद्रों को उन्होंने खोजा, जिनमें एक महत्वपूर्ण केंद्र था या स्थल था चौंतरा, जिसे उत्तर और दक्षिण परंपराओं का मिलन स्थल कहा जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान, लेकिन याद रखना है सोहन संस्कृत का पितामह किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, डी.एन. वाडिया होना चाहिए। ठीक, आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, लेवो लेवा तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित किस भूगर्भीय या भूगर्भीय युग की विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेवो लेवा तकनीकी है, जो फलक उपकरण, इस तकनीक के द्वारा किस उपकरण का, फलक उपकरण का निर्माण किया जाता है। और यह स्थल आप देखेंगे फ्रांस में निकट, फ्रांस में पेरिस के निकट लेवा एक स्थान है। और यहाँ पर इस तरह के तकनीकी से युक्त तकनीकी का प्रयोग करके फलक उपकरण का निर्माण किया गया। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये उपकरण हमें महाराष्ट्र के नेवासा में देखने को मिलता है, जहाँ पर कमोबेश लेवो लेवा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और यूरोपीय क्षेत्र में देखा जाए जो इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर एक विशेष संस्कृत डेवलप हुई जिसे मुस्तूरियन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि लेवो लेवा तकनीकी का संबंध किस काल से है, तो मध्यपुरा पाषाण काल से इसका संबंध स्थापित किया जाता है। और इस काल के उपकरणों की सबसे प्रमुख विशेषता है फलक, इसीलिए इस काल को फलक संस्कृत के काल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पहला तो यही कि लेवो लेवा जो तकनीकी है, इस काल में जो उपकरण बनाए गए उनका संबंध किस काल से है, मध्यपुरा पाषाण काल से। आप देख रहे हैं युग की विशेषता है, तो इसका उत्तर यही सही होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि यह स्थान पेरिस के निकट होने के कारण आप देख रहे हैं इस तकनीकी का नाम पड़ा। और इस तकनीक से जुड़े हुए भारत में जो उपकरण प्राप्त होते हैं वह स्थान कौन सा है, नेवासा है। और यूरोप में इस संस्कृत का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ, उसे मुस्तूरियन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो लेवो लेवा तकनीकी का संबंध हम किस पर स्थापित करें, मध्यपुरा पाषाण काल से। तो ये ध्यान रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। लंबवत का मतलब है इस तरह का उत्खनन अगर आप कहीं पर कर रहे हैं तो किसका ज्ञान होता है। मान लीजिए यहाँ पर कई संस्कृतियों का, यहाँ पर निम्नपुरा, मध्य या कहा जाए उच्च मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या यहाँ पर हड़प्पा देखने को मिले, तो आप देख रहे हैं एक क्रम काल क्रम के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, ना कि इस संस्कृत की क्या विशेषताएं थी, इसका विस्तार कहाँ तक था, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न को हम इसी संदर्भ में देखेंगे कि संस्कृत के
क्षेत्र विस्तार, हमने बताया कि क्षेत्र विस्तार के बारे में तभी पता चल सकता है जब उस स्थल का उत्खनन लंबवत ना हो करके क्षैतिज हो। तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। संस्कृत के आकार को भी तभी देख सकते हैं जब आप क्षैतिज उत्खनन कराएं, तो यह भी विकल्प गलत हो गया आपका। संस्कृत के स्वरूप कैसा था, जब हम उत्खनन कराएंगे वहां से जो भी अवशेष प्राप्त होंगे उनके आधार पर हम उसके स्वरूप का निर्धारण करेंगे, तो यह भी विकल्प हमारे सामने क्या हुआ, गलत। लेकिन एक विकल्प है संस्कृत के काल मापन, क्या मतलब काल मापन कह लीजिए या काल क्रम कह दीजिए, तो काल क्रम के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस हिसाब से हमारा विकल्प जो है वो डी सही हुआ। कौन सा, डी विकल्प सही हुआ। तो यहाँ दो चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एक लंबवत उत्खनन और एक क्षैतिज उत्खनन। जो लंबवत उत्खनन है उससे किसी भी स्थल के सांस्कृतिक जो क्रम होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि जो लंबवत के अलावा जो क्षैतिज उत्खनन होता है उससे विस्तार के बारे में या आकार के बारे में भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पाषाण के संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ। हाथी दांत के लटकन का मतलब यहाँ से है कि लॉकेट से है। किससे है, लॉकेट से प्राप्त है। और आप देख रहे हैं उत्तर क्या है आपका, दमदमा। क्या है उत्तर आपका, दमदमा। दमदमा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ से हमें 41 समाधान प्राप्त होते हैं। यहीं से एक कब्र में त्रिमेधि समाधि का भी प्रमाण, एक कब्र में 3 लोगों के दफनाए जाने का प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होता है। यहां से 5 गर्ता चूल्हे भी हमें प्राप्त हैं और यहीं से एक हाथी दांत का, हाथी के दांत का बना हुआ लटकन भी प्राप्त है। लटकन का मतलब हमने बताया कि लॉकेट, क्या है, लॉकेट प्राप्त होता है। तो 41 समाधान त्रिमेधि समाधि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ये ध्यान है कि ये कहाँ से मिल रहे हैं, दमा से मिल रहे हैं। जबकि माधा के बारे में भी आपसे हुआ कि यहाँ से बूचड़ खाने का प्रमाण प्राप्त हुआ था। यहाँ 13 मानव कंकाल मिले हुए थे और उनके गले में देखा जाए कुछ मालाएं थी जो हड्डी की या कहा जाए श्रृंग या मृग के हड्डियों से निर्मित थी। वहीं सराय नहर राय के बारे में अगर हम बात करें तो यह भी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से अगर एक इधर कर देते हैं तो देखते हैं 14 समाधान के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ भी एक ऐसा सा कहा जाए कि कब्र है जिनमें 4 लोगों को दफनाया गया है। और यह भी देखना, यहाँ से गर्दा चूल्हे के भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं और पहली बार मानव आक्रमण के भी प्रमाण प्राप्त हैं और हड्डी का बना हुआ एक यहाँ से बाण प्राप्त है। तो सराय नहर राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माधा, दमदमा और तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, जबकि यह स्थल राजस्थान के बागौर में है। और आपको पता है कि बागौर किस लिए फेमस था, तो आप राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ लेकिन पूछा गया निम्नलिखित में किस स्थल से लघु पाषाण के संदर्भ में हाथी दांत का लटकन हमसे पूछा गया है, तो हम उसका उत्तर क्या देंगे, ये क्या देंगे, दमदमा। ठीक, आगे हम देख रहे हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने, अगर संपूर्ण जगत के मानव की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया सर्वप्रथम अनाज था
सर्वप्रथम अगर देखें अनाज जो प्राप्त है वो जौ है। क्या है? वो जौ है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आप देख रहे हैं, लेकिन खेती भारत के संदर्भ में देखा जाता है तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ है कि मानव द्वारा कृषि करने का जो प्राचीनतम प्रमाण, अभी इससे पहले बात भी हुई थी, लहुरा देव से प्राप्त है और यहाँ से जो मिला हुआ है वो चावल ही मिला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। मेहरगढ़ से गेहूं का प्रमाण आपको प्राप्त है। गेहूं का प्राचीनतम उदाहरण आपको मेहरगढ़ से देखने को मिलेगा, लेकिन चावल का लहुरा देव से। जबकि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज कौन सा? जौ था। हमारा विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से या किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है? यहां एक ध्यान रखना है, प्राचीनतम प्रमाण। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो उदाहरण है वो मुझे रोपड़ से भी मिलता है और बुर्जहोम से मिलता है। लेकिन जो रोपड़ है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है, जबकि बुर्जहोम का संबंध नवपाषाण काल से है। और सबसे प्राचीनतम पूछा गया है तो उत्तर क्या आपका होगा? बुर्जहोम। बुर्जहोम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से मुझे गर्ता निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा भी आपने देखा है कि यहाँ पर एक कंकाल को रंगों से लेपित करके दफनाया गया है। और यही नहीं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हो रहा है? बुर्जहोम से। तो इसलिए यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रोपड़ का संबंध आपने हड़प्पा से देखा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण हमें रोपड़ से भी प्राप्त है। बेलन घाटी आप महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के जो सांस्कृतिक क्रम है वो बेलन घाटी से हमें देखने को मिलता है। चाहे वो पुरा हो पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नवपाषाण काल की बात हो, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? बेलन घाटी पे। और ब्रह्मगिरी का संबंध कर्नाटका से है, तो इसलिए यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण बुर्जहोम से प्राप्त होता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना है हमें। आगे एक प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से, विंध्य क्षेत्र के किस स्थल से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? अभी चर्चा हुई थी इससे पहले। लेकहिया एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये भी ध्यान रखना है कि चाहे बगहीखोर हो, मोरहना हो या गगरिया हो या लिखैया हो, ये सभी स्थलों का संबंध कहाँ से है? विंध्य क्षेत्र से है। लेकिन लिखैया स्थान से सर्वाधिक मानव के कंकाल प्राप्त हैं, जिनकी संख्या 17 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 17 बताई गई है। तो यह प्रश्न भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। और आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला हुआ है? इसका उत्तर है बिलासुर ग्राम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि भीमबेटका से आप देख रहे हैं चित्रकारी का प्रमाण प्राप्त है। सराय नहर राय में चूल्हे तो मिले हैं, लेकिन कई चूल्हे मिले हुए हैं। और कई चूल्हे कहीं न कहीं सामूहिक जीवन पद्धति को दर्शाते हैं। जब भी गांव में या घर पर कार्यक्रम होता है तो आप देखते हैं वहाँ पर कई चूल्हों का इंतजाम किया जाता है। और उस दिन आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आते हैं और एक साथ मिलकर के भोजन करते हैं। तो कमोबेश ऐसा लगता है कि सामूहिक जीवन पद्धति की शुरुआत भी सराय नहर राय से प्राप्त कई चूल्हे को देखकर लगता है कि मध्य पाषाण काल से शुरुआत हो चुकी थी। और ये देख रहे हैं बेलन घाटी के बारे में, हमने बेलन घाटी के बारे में बताया आपसे कि बेलन घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से हमें एक सांस्कृतिक
कालक्रम, चाहे वो निम्न पुरा पाषाण काल हो या कहा जाए कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ, इससे पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष प्राचीनतम की बात है, तो वो कहाँ से है? बिलासुर ग्राम से है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है हमें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, तो राख का टीला हमें संगनकल्लू से मिला हुआ है। और राख के टीले के बारे में आप जानिए कि टीजे न्यूबोल्ड ने सर्वप्रथम कूपगल से राख के टीले की खोज की। हालांकि बाद में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कई महत्वपूर्ण राख के टीलों को खोज निकाला और जिनका संबंध इन्होंने नवपाषाण काल से स्थापित किया। किससे स्थापित किया? नवपाषाण काल के। राख के टीले का मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशुपालन होता था और बाद में उनसे जो गोबर निकलता था उनको आग लगा दी जाती थी और वही आग लगने के बाद राख बन जाते थे। और आज के समय में अगर उनका उत्खनन हो रहा है तो मुझे राख के टीले के तौर पर वो नज़र आते हैं, जो स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए तो पशुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किसका? पशुपालन का। पशुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह का जो राख का टीला है वो रायचूर दोआब में मुझे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं इन प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आगे हम इसी तरह की चर्चा आपके साथ करते जाएंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एक बार उनको और अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो भी उस अध्याय से संबंधित कुछ छूटा हुआ भाग हो वह भी रिवीजन हो जाए और साथ में एक बार आप वैसे भी इसका रिवीजन कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।